बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय के एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र और छात्राओं का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने जो ऐतिहासिक विवेचन था अपने इस विषय का, जो आपका प्रश्न पत्र है, उसमें तमाम ऐतिहासिक चीज़ों का और नियमावलियों का अध्ययन किया है। और आज हम जो लेकर के आ रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक की मैंने चर्चा की थी, जो आपकी उसमें है पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको उसका पूरा विवरण भी दिया था। जो व्हाट्सएप ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों ने देख लिया होगा और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपने उसे पढ़ भी लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे स्कंदगुप्त नाटक की। जयशंकर प्रसाद के लिखे हुए इस नाटक के विषय में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। आप सबको जैसे बहुत अच्छी तरह से विदित है कि स्कंदगुप्त नाटक जो है वो साम्राज्य के पतन काल का चित्रण प्रस्तुत करता है। आंतरिक विद्रोह और स्वार्थपरता ने देश को जब अशक्त बना दिया था तो उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी मगध जो है विलासिता का केंद्र बन गई थी और मदिरा और नर्तकियों का जो कहना चाहिए हुजूम है वो उस पूरे प्रशासन को अपने उस कामोद्वेग के कारण उसमें आबद्ध किए हुए था। और ऐसे में जब पश्चिमी भारत पर हुनों के आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे और चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य अपने विनाश की ओर चलता चला जा रहा था, भारत के उत्कर्ष का ये तीसरा प्रहर था। इस समय आशा थी तो केवल स्कंदगुप्त से, यानी ये वही गुप्तकुल का जगमगाता हुआ नक्षत्र था जिस पर कि महान नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक की रचना की है। तो उस समय जो भारतवर्ष था वो केवल स्कंदगुप्त की ओर देख रहा था, ताक रहा था कि वो भारतवर्ष को एक बार फिर से अपने अतीत की उसी गौरव गाथा का स्मरण दिलाते हुए उसे पुनः उसी स्थान पर पुनर्स्थापित करेगा। तो स्कंदगुप्त नाटक जो है ऐसे पतित होते हुए भारत का चित्र है जिसमें स्कंद अपनी प्रतिभा से उसे उन्नति के पथ पर ले जाने का प्रयास करता है। तो यही तमाम चीज़ें स्कंदगुप्त के जीवन की इस नाटक के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिक वातावरण तो है ही, साथ ही साथ इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस नायक के चरित्र की महानता को दर्शाने के लिए भी भारतवर्ष के उस जीते जागते चित्र को अपने नाटकीय प्रतिभाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इतिहास और साहित्य दोनों के नाते भारत के इस काल को जितने भी रंगों से भर सकते थे उन तमाम रंगों के साथ में जयशंकर प्रसाद ने अपनी कला और कल्पना के सामंजस्य से इस नाटक के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त नाटक जो है बहुत श्रेष्ठ नाटकों की श्रृंखला में माना जाता है। बहरहाल स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं और ऐसा मालूम होता है कि प्रत्येक अंक जो है वो संस्कृत की 5 संधियों के आधार पर ही निर्मित किया गया है। नाटक का उद्देश्य स्कंद को अपनी प्रतिकूल प्रत्येक बाधाओं पर विजयी बना करके चक्रवर्ती सम्राट बनाने का ही रहता है और इसके लिए उसे हुनों का दमन करते हुए, भीतरी विद्रोह का अंत करते हुए और विलासिता में फंसी आर्य जाति को आदर्श पथ पर अग्रसर कराते हुए दिखाना बहुत आवश्यक था और यही नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक के माध्यम से किया भी है। प्रथम अंक में ही बीजारोपण हो जाता है और स्कंदमाला पर आक्रमण करने वाले शक और हुनों को परास्त कर डालते हैं। हुनों की पराजय को संधि हम मान सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरे अंक में स्कंद सम्राट जो है सम्राट के रूप में हमारे सामने आते हैं और विद्रोह के प्रथम प्रयत्न को वो असफल कर देते हैं। यहाँ हमें दिखाई देता है कि स्कंद अपने उद्देश्य की तरफ शनय शनय बढ़ते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे जो बीज है वो क्रमशः विकास की अवस्था को प्राप्त हो रहा है, यानी नाटक का जो विकास का चित्र है वो धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। इस तरह से द्वितीय अंक के कुछ पहले ही प्रतिमुख संधि की समाप्ति हो जाती है और तृतीय अंक में परिस्थितियों का और ज्यादा विकास हम होते हुए देख सकते हैं। अब प्रतिमुख संधि की परिस्थितियां तीसरे अंक की गर्भ संधि में और भी ज्यादा विकसित हो जाती हैं, लेकिन चौथे अंक में जब अवमर्श आकर के भयानक बाधाएं उत्पन्न कर देता है, भट्टार का षड्यंत्र सफल हो जाता है और तो स्कंदगुप्त जो हैं वो रमणियों के रक्षक, बालकों के विश्वास, वृद्धों के आश्रय और आर्यावर्त की छत्रछाया बनकर के हमारे सामने आते हैं। वही चंद्रगुप्त, क्षमा कीजिए, स्कंदगुप्त
एक बार फिर कभी निष्प्रभ, निस्तेज और मलिन चित्र जो है उनका दिखाई देने लगता है और वो इधर उधर मारा मारा फिरता है। पर्णदत्त जिसके लोहे से आग बरसती थी, अब सूखी लकड़ियां बटोरकर आग सुलगाता है। सूखी रोटियां और कुत्सित अन्न को अक्षय निधि के समान बटोर कर रखता है। सारा अंक जो है वो निराशपूर्ण है। स्कंद के सम्राट होने की आशा सपने की तरह मालूम होने लगती है। तो यहाँ पर आकर के जो बाधाएं हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं, वो अपना विकराल स्वरूप धारण कर लेती हैं। लेकिन जैसा कि हर नाटक में होता है, जब विरोध और कहना चाहिए प्रतिकूल परिस्थितियां चरम पर आ जाती हैं तो उसके बाद शनै शनै उनका अंत होने लगता है और 5वें अंक में भारत के उदय का जो चित्र है वो सामने आने लगता है। स्कंद के बाहुबल और भट्टार्क या पर्ण के प्रयत्नों से हुणों की पराजय होने लगती है और भारत लक्ष्मी फिर से हंसती है। स्कंदगुप्त साम्राज्य पाकर उसे अपने भाई पुरगुप्त के लिए छोड़ देते हैं। आपसी विद्रोह और हुणों के आतंक को नष्ट कर स्कंद भव्य भारत के उन्नत ललाट पर प्रातः भानु की तरह प्रकाशमान होने लगते हैं। बहरहाल ये कथा जो पूरी की पूरी है बहुत संक्षेप में मैंने आपके समक्ष रखी है और इस कथा के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद ने अपनी इस रचना को श्रेष्ठतम रचनाओं की श्रेणी में परिगणित करवाया है। और ये जो नाटक है इसे हम बहुत विस्तार से, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस नाटक को मैंने आपको पिछले PDF के माध्यम से इसका पूरा परिचय भी दिया था और लगभग इसमें पंक्तियां हैं हमारे सामने। 166 पंक्तियों का ये जो नाटक है ये मैं आपके सामने एक बार फिर से स्क्रीन पर साझा करती हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का ये जो नाटक है स्कंदगुप्त, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। 166 पृष्ठों का ये जो नाटक है इसे हम पूरा का पूरा इस कक्षा के माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगली कक्षा में मैं प्रयास करूंगी कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो ऐसे व्याख्यापरक अंश हैं इस नाटक में, इन 5 अंकों में जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण अंश हैं जो कि जिनकी व्याख्या अपेक्षित है, जिन्हें कक्षा में समझाया जाना बहुत अनिवार्य हो सकता है, तो उन अंशों को लेकर के, उन गद्यांशों को लेकर के मैं अगली कक्षा में पुनः हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी अब तक जो हमने पढ़ा है उसे पढ़ते रहिए, गुनते रहिए, समझते रहिए और परस्पर हो सके तो मोबाइल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम जुड़े हुए हैं तो उसके माध्यम से आपके प्रश्न, संशय और जिज्ञासाएं हम तक भी प्रेषित करते रहिए ताकि उसका समाधान करने की हम कोशिश निरंतर करते रहें। तो अगली कक्षा में मैं कुछ महत्वपूर्ण जो व्याख्या के बिंदु हैं उनको लेकर के फिर से उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और पढ़ते पढ़ाते रहिए।